सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 11/2/2024 का हल प्रश्न पत्र। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शहरी क्षेत्रों में करंट वीकली स्टेटस CWS 3 महीने के अंतराल पर मापा जाता है। 2, वर्तमान लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर LFPR और बेरोजगारी दर की जब इसके आधार वर्ष 2017-2018 से तुलना की जाती है तो इसमें गिरावट का रुझान दिखाई देता है। दिए गए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? A, केवल कथन 1 सही है। B, केवल कथन 2 सही है। C, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। D, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सही हैं। E, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर A, केवल कथन 1 सही है। उत्तर व्याख्या सहित। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा प्रत्येक 3 माह में जारी की जाती है। इस सर्वेक्षण के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS 3 महीने के अंतराल पर मापा जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में LFPR स्थिति, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 2017 से 2018 में 50.7% से बढ़कर 2022-2023 में 60.8% हो गई। वहीं ये शहरी क्षेत्रों के लिए 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गया। अतः कथन 1 सही है जबकि 2 गलत है। प्रश्न 2, विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स डायरेक्शंस 2023 के विवेचन के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तात्कालिक रिलीज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, निर्देश सभी विनियमित इकाइयों नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम बैंक सहित पर लागू होंगे। 2, विलफुल डिफॉल्ट उधारकर्ता की समीक्षा एवं अंतिम रूप खाते के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत होने के 6 महीने के भीतर की जानी चाहिए NPA। 3, ऋणदाता मुख्य देनदार के विरुद्ध पर्याप्त उपाय किए बिना गारंटर के विरुद्ध प्रक्रिया नहीं कर सकता है। दिए गए उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? A, केवल 1, B, केवल 1 और 2, C, सभी 1, 2 और 3, D, केवल 2 और 3, E, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर B, केवल 1 और 2। उत्तर व्याख्या सहित। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स का उपचार को संशोधित कर इसे हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया है। संशोधन गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की पहचान करने की अनुमति देता है। दिशा निर्देशों के अनुरूप 25 लाख रुपए से ऊपर की सभी गैर निष्पादित संपत्तियों NPA की जानबूझकर चूक के लिए जांच की जानी चाहिए। RBI उधारकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के महत्व पर भी जोर देता है। इसके अतिरिक्त कोई भी समझौता जानबूझकर चूककर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्यवाही की निरंतरता को प्रभावित नहीं करेगा। प्रश्न 3, निर्यात उत्पाद पर शुल्क और करों के छूट की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वो निर्यात वस्तुओं पर करों, शुल्कों और लेवी की छूट के लिए तंत्र प्रदान करता है। 2, योजना WTO अनुरूप है और शुरू से अंत तक IT परिवेश में लागू की गई है। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? A, केवल 1, B, केवल 2, C, 1 और 2 दोनों, D, उपयुक्त में से कोई नहीं, E, अनुत्तरित प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कोई उत्तर सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। RODTEP योजना, जिसे शुरुआत में 30 सितंबर 2023 तक लागू किया गया था, इसकी अवधि आगे 30 जून 2024 तक और बढ़ा दी गई है। ये योजना भारत के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है और इसे MEIS योजना के खिलाफ WTO के फैसले से प्रेरित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन और वितरण के दौरान लगने वाले शुल्कों और करों को माफ करके व्यापक सहायता प्रदान करना है।
विशेष रूप से RODTEP सभी स्तरों पर करों, शुल्कों और लेवी को कवर करता है, जिन्हें अन्य तंत्रों के माध्यम से वापस नहीं किया जाता है। प्रश्न 4, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में PCA पर्यवेक्षी मानक सरकारी और गैर सरकारी NBFC दोनों पर लागू होते हैं। 2. PCA के अधीन विवेकाधीन कार्यों में ब्रांच के विस्तार पर प्रतिबंध सम्मिलित है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। E. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर A. केवल 1। उत्तर व्याख्या सहित। PCA ढांचा वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों, गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों, NBFC और FMI तक विस्तारित है। जब RBI किसी बैंक को अपनी PCA निगरानी सूची में डालता है तो वो उस पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाता है, अनिवार्य और विवेकाधीन। अनिवार्य रूप से इसमें शाखा के विस्तार, लाभांश और निदेशक के पारिश्रमिक आदि से संबंधित प्रतिबंध शामिल है। प्रश्न 5, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर FEO वो व्यक्ति होता है जो कम से कम 100 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराध में शामिल होता है, देश छोड़कर भाग जाता है और जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है। 2. अधिनियम के तहत प्राधिकारियों को दोष सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर भी संपत्ति जब्त करने की शक्ति होती है। 3. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अधिनियम को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3 सभी, E. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर A. केवल 1 और 2। उत्तर व्याख्या सहित। भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अनुसार भगोड़े आर्थिक अपराधी FEO को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके खिलाफ भारत में किसी भी अदालत द्वारा अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और जो देश छोड़कर भाग चुका है। आपराधिक मुकदमा चलाने से बचने के लिए या विदेश में FEO आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए लौटने से इनकार कर देता है। अधिनियम का उद्देश्य भारत से फरार उच्च मूल्य वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को तब तक जब्त करने में मदद करना है जब तक वे उचित कानूनी मंच के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं हो जाते। प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। प्रश्न 6, डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन पर ग्लोबल सर्वे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया था। 2. भारत का समग्र स्कोर कई विकसित देशों से अधिक है। 3. वो द्विवार्षिक सर्वे है जो WTO के सदस्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए व्यापार सुविधा उपायों से संबंधित है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1, 2 और 3 सभी, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। E. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर A. केवल 1। प्रश्न 7, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में की जाएगी। 2. निर्दिष्ट डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए इस फंड में योगदान अनिवार्य होगा। 3. प्रारंभ में इसकी स्थापना 5 वर्ष के लिए की जाएगी और सेबी के आदेश पर आगे बढ़ाया जा सकता है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1, 2 और 3 सभी, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। E. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर B. केवल 2। उत्तर व्याख्या सहित। ये योजना बाजार अव्यवस्था के दौरान CDMDF द्वारा निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई है। CDMDF को 15 वर्ष के शुरुआती कार्यकाल के साथ एक क्लोज एंडेड योजना के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जिसका आगे विस्तार सेबी के परामर्श से आर्थिक मामलों के विभाग DEA के विवेक पर निर्भर करता है। प्रश्न 8,
भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें पिछले दशक में जबरदस्त रूप से उतार चढ़ाव हुआ है। 2. 2022-2023 में भारत में शुद्ध एफपीआई जीडीपी के 1% से कम था। 3. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भारत में एफपीआई को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी तीनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों। पृष्ठ संख्या 116। उत्तर व्याख्या सहित। भारत में एफपीआई की कुल हिस्सेदारी 54.5 ट्रिलियन रुपए है, जिसकी नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार समग्र भारतीय इक्विटी में 16.6% हिस्सेदारी है। हालांकि ये 2012 के बाद से सबसे कम है, अतः पिछले दशक में इसमें उतार चढ़ाव देखा गया है। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा भारत में एफपीआई को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है और भारत में एफपीआई नियमों को उदार बनाने के लिए इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। प्रश्न 9. भारत में उर्वरक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सल्फर कोटेड यूरिया को सामान्यतः नीम कोटेड यूरिया भी कहा जाता है, जो मृदा में सल्फर की कमी को पूरा करने में मदद करता है। 2. फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड एफएफएस का गठन अलग अलग खेतों के लिए फसलवार उर्वरक की सिफारिश के लिए किया गया था। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर व्याख्या सहित। सल्फर कोटेड यूरिया एससीयू एक गैर कार्बनिक उर्वरक है जो यूरिया को सल्फर के साथ कोटिंग करने का परिणाम है। सल्फर के साथ यूरिया के दानों की इस तरह की कोटिंग से एक झिल्ली का निर्माण होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को नियंत्रित करती है। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड एफएफएस का डायवर्जन कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों की आपूर्ति जैसे गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और नकेल कसने के लिए गठन किया गया है। प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम विश्व बैंक का एक अंग है जो कि विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को वित्त पोषित करने के लिए है। 2. ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है। 3. अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण हर 5 वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1, डी. उपर्युक्त सभी, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. केवल 1। ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट नेपाल के काठमांडू में स्थित एक अंतर सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न 11. निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1. ए. पूर्ण लाभ। सूची 2. पॉल रोजेनस्टीन रोडन। सूची 1. बिग पुश का सिद्धांत। सूची 2. एडम स्मिथ। सूची 1. निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत। सूची 2. रिचर्ड आर नेल्सन। सूची 1. संतुलित विकास सिद्धांत। सूची 2. रेगनर नर्कसे। सही विकल्प को चुनिए। विकल्प ए. पूर्ण लाभ पॉल रोजेनस्टीन रोडन। बिग पुश का सिद्धांत एडम स्मिथ। निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन। संतुलित विकास सिद्धांत रेगनर नर्कसे। विकल्प बी. पूर्ण लाभ एडम स्मिथ। बिग पुश का सिद्धांत पॉल रोजेनस्टीन रोडन। निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत रेगनर नर्कसे। संतुलित विकास सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन। विकल्प सी. पूर्ण लाभ एडम स्मिथ। बिग पुश का सिद्धांत
पॉल रोजेनस्टीन रोडन। निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन। संतुलित विकास सिद्धांत रेगनर नर्कसे। विकल्प डी पूर्ण लाभ रेगनर नर्कसे। बिग पुश का सिद्धांत पॉल रोजेनस्टीन रोडन। निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन। संतुलित विकास सिद्धांत एडम स्मिथ। सही उत्तर विकल्प सी। सही मिलान इस प्रकार है। पूर्ण लाभ एडम स्मिथ। बिग पुश का सिद्धांत पॉल रोजेनस्टीन रोडन। निम्न स्तर के संतुलन का जाल रिचर्ड आर नेल्सन। संतुलित विकास सिद्धांत रेगनर नर्कसे। प्रश्न 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गिनी इंडेक्स आय या धन के वितरण का एक ग्राफिकल निरूपण है। 2. गिनी सूचकांक जितना अधिक होगा आय समानता की डिग्री उतनी ही अधिक होगी। 3. इंडिया वेज रिपोर्ट के अनुसार भारत में नियमित श्रमिकों के बीच गिनी इंडेक्स का मान बढ़ा है, जबकि आकस्मिक श्रमिकों के बीच ये घटा है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3 सभी, ई अनुत्तरित प्रश्न। व्याख्या उत्तर सहित इस प्रकार है। गिनी सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग के वितरण का ग्राफिकल निरूपण है। उल्लेखनीय है कि गिनी सूचकांक जितना अधिक होगा आय असमानता की डिग्री उतनी ही अधिक होगी। अर्थात 0 का गिनी सूचकांक पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 100 का सूचकांक पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में रेगर मृदा से संबंधित है? 1. ये तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। 2. ये आयरन, पोटाश और फास्फोरिक सामग्री से भरपूर होती है। 3. ये मुख्य रूप से दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और ये लावा प्रवाह से निर्मित होती है। 4. इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी केवल 3 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। रेगुर मिट्टी का विकास अर्ध शुष्क परिस्थितियों में डेक्कन लावा ग्रेनाइट चट्टानों पर हुआ है। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है और इसे काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। मिट्टी मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश और चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध है। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत में लाल और पीली मृदा से संबंधित हैं? 1. ये अति वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। 2. ये क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में आयरन के डिफ्यूजन के कारण लाल रंग की होती है। 3. ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला रंग ले लेती है। 4. ये शुष्क स्थिति में आयरन और सल्फर के कारण लाल और पीला रंग ले लेती है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी केवल 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण इन मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। हाइड्रेटेड रूप में होने पर यह पीला दिखता है। प्रश्न 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलेट फसल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व कौन से कथन रागी फसल से संबंधित हैं? 1. रागी वर्षा आधारित फसल है और अधिकतर काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। 2. रागी लाल, काली, रेतीली, दुमट्टी और उथली काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। 3. ये शुष्क क्षेत्र की फसल है और आयरन, कैल्शियम और वृक्षांश रफेज से भरपूर होती है। 4. कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश रागी उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी
केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी केवल 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। रागी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के सूखे हिस्सों, विशेषतः कर्नाटक के सूखे हिस्सों में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके लिए गर्म जलवायु और लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न मिट्टी, लाल, हल्की, काली, रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़, दोमट पर उगाया जाता है। वर्तमान में कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तराखंड और तमिलनाडु अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न 16। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 विलुप्त प्राय प्रजाति, सूची 2 मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, सूची 1 असुरक्षित प्रजाति, सूची 2 नीली भेड़, सूची 1 दुर्लभ प्रजाति, सूची 2 लाइन टेल मैकेक, सूची 1 विलुप्त प्रजाति, सूची 2 गुलाबी सिर वाली बत्तख। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पृष्ठ संख्या 117। विकल्प ए विलुप्त प्रायः प्रजाति लायन टेल मैकेक, असुरक्षित प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, दुर्लभ प्रजाति गुलाबी सिर वाली बत्तख, विलुप्त प्रजाति नीली भेड़। विकल्प बी विलुप्त प्रायः प्रजाति लायन टेल मैकेक, असुरक्षित प्रजाति नीली भेड़, दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, विलुप्त प्रजाति गुलाबी सिर वाली बत्तख। विकल्प सी विलुप्त प्राय प्रजाति नीली भेड़, असुरक्षित प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, दुर्लभ प्रजाति गुलाबी सिर वाली बत्तख, विलुप्त प्रजाति लॉइन टेल मैकेक। विकल्प डी विलुप्त प्राय प्रजाति गुलाबी सिर वाली बत्तख, असुरक्षित प्रजाति लाइन टेल मैकेक, दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, विलुप्त प्रजाति नीली भेड़। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 17। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 लौह अयस्क की खान, सूची 2 बालाघाट, सूची 1 तांबे की खान, सूची 2 अमरकंटक पठार, सूची 1 बॉक्साइट की खान, सूची 2 गुआ और नौमुंडी, सूची 1 अभ्रक की खान, सूची 2 नेल्लौर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए लौह अयस्क की खान, गुआ और नौमुंडी, तांबे की खान अमरकंटक पठार, बॉक्साइट की खान बालाघाट, अभ्रक की खान नेल्लौर। विकल्प बी लौह अयस्क की खान अमरकंटक पठार, तांबे की खान बालाघाट, बॉक्साइट की खान गुआ और नौमुंडी, अभ्रक की खान नेल्लौर। विकल्प सी लौह अयस्क की खान गुआ और नौमुंडी, तांबे की खान बालाघाट, बॉक्साइट की खान अमरकंटक पठार, अभ्रक की खान नेल्लौर। विकल्प डी लौह अयस्क की खान बालाघाट, तांबे की खान गुआ और नौमुंडी, बॉक्साइट की खान नेल्लौर, अभ्रक की खान अमरकंटक पठार। सही उत्तर विकल्प सी। प्रश्न 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तांबा, सीसा, टिन और बॉक्साइड अलौह खनिज हैं। 2. मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट और अभ्रक फेरस खनिज हैं। 3. पोटाश, मार्बल और ग्रेनाइट अधात्विक खनिज हैं। 4. निकेल, कोबाल्ट और प्लेटिनम बहुमूल्य धातुएं हैं। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 1 और 4, सी. केवल 2 और 3, डी. केवल 2, 3 और 4, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए. केवल 1 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। लौह खनिज वे खनिज हैं जिनमें लोहा होता है। लौह खनिजों के कुछ उदाहरणों में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और क्रोमाइट शामिल हैं। वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे के अलावा अन्य धातुएं होती हैं अलौह खनिज कहलाते हैं।
कुछ उदाहरण सोना, तांबा, चांदी, सीसा और टिन हैं। कीमती धातुएं सोना, चांदी और प्लैटिनम तक ही सीमित नहीं हैं। वास्तव में 9 अलग अलग कीमती धातुएं हैं। सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम, ऑस्मियम, रेनियम और रुथेनियम। इन सभी धातुओं में ऐसे गुण हैं जो उन्हें अद्वितीय और बेशकीमती बनाते हैं। प्रश्न 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कंडला पोर्ट सरदार पटेल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। 2. मार्मागांव बंदरगाह प्रमुख आयरन अयस्क निर्यात के लिए है। 3. चेन्नई देश के पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। 4. पाराद्वीप बंदरगाह देश में माइका के निर्यात के लिए जाना जाता है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3 और 4, डी. केवल 2, 3 और 4। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के पास एक बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी पर स्थित ये पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। पाराद्वीप व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। ये ओडिशा तट पर स्थित है। इसे विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 20। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। 2. सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। 3. क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है। 4. सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3 और 4, डी. केवल 1, 2 और 4। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी, केवल 1, 2 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। क्षुद्र ग्रह अक्सर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमारे सूर्य के पड़ोस में बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह स्थित है। हालांकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र है। प्रश्न 21। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 शिपकी झील, सूची 2 कश्मीर, सूची 1 लिपू झील, सूची 2 हिमाचल प्रदेश, सूची 1 जलेपला, सूची 2 उत्तराखंड, सूची 1 बरझील, सूची 2 सिक्किम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए शिपकी झील उत्तराखंड, लिपू झील हिमाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, बरझील कश्मीर। विकल्प बी शिपकी झील हिमाचल प्रदेश, लिपू झील उत्तराखंड, जलेपला सिक्किम, बरझील कश्मीर। विकल्प सी शिपकी झील उत्तराखंड, लिपू झील हिमाचल प्रदेश, जलेपला कश्मीर, बरझील सिक्किम। विकल्प डी शिपकी झील उत्तराखंड, लिपू झील कश्मीर, जलेपला हिमाचल प्रदेश, बरझील सिक्किम। विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या सहित। शिपकी ला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड और चीन के तिब्बत के बीच की सीमा पर हिमालयी दर्रा है। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बुरजिल दर्रा जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 22। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 तांबा और निकेल, सूची 2 दक्षिणी अफ्रीका, सूची 1 क्रोमाइट और प्लेटिनम, सूची 2 ओंटेरियो, सूची 1 फॉस्फेट, सूची 2 कॉकेशस, सूची 1 चूना पत्थर, सूची 2 अल्जीरिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तांबा और निकेल ओंटेरियो, क्रोमाइट और प्लेटिनम दक्षिणी अफ्रीका, फॉस्फेट अल्जीरिया,
चूना पत्थर कॉकेशस। विकल्प बी तांबा और निकिल दक्षिणी अफ्रीका, क्रोमाइट और प्लेटिनम ओंटेरियो, फॉस्फेट कॉकेशस, चूना पत्थर अल्जीरिया। विकल्प सी तांबा और निकिल कॉकेशस, क्रोमाइट और प्लेटिनम अल्जीरिया, फॉस्फेट ओंटेरियो, चूना पत्थर दक्षिणी अफ्रीका। विकल्प डी तांबा और निकिल कॉकेशस, क्रोमाइट और प्लेटिनम दक्षिणी अफ्रीका, फॉस्फेट ओंटेरियो, चूना पत्थर अल्जीरिया। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए। प्रश्न 23। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 वेल्ड, सूची 2 ब्राजील, सूची 1 पेम्पास, सूची 2 दक्षिणी अफ्रीका, सूची 1 कंबोज, सूची 2 उत्तर अमेरिका, सूची 1 प्रेयरी, सूची 2 दक्षिण अमेरिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पेम्पास ब्राजील, कंपोज दक्षिणी अमेरिका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। विकल्प बी वेल्ड उत्तरी अमेरिका, पेम्पास दक्षिणी अमेरिका, कंपोज ब्राजील, प्रेयरी दक्षिणी अफ्रीका। विकल्प सी वेल्ड दक्षिणी अमेरिका, पेम्पास दक्षिणी अफ्रीका, कंपोज उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी ब्राजील। विकल्प डी वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पेम्पास दक्षिणी अमेरिका, कंपोज ब्राजील, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। सही उत्तर विकल्प डी। प्रश्न 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। जेट स्ट्रीम्स ऊपरी स्तरीय पछवा हवाओं के मजबूत कोर होते हैं जो विसर्पी पथ का अनुकरण करती हैं। 2। जेट स्ट्रीम शब्द को विश्व युद्ध 2 के दौरान उच्च वेग की ऊपरी स्तरीय हवाओं के लिए पहली बार प्रयोग किया गया था। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। डी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। प्रश्न 25। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 पर्वत समीर, सूची 2 सहारा मरुस्थल, सूची 1 चिनूक पवन, सूची 2 कैटाबैटिक, सूची 1 सिमूम, सूची 2 स्नो ईटर, सूची 1 सिरोको, सूची 2 एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए पर्वत समीर, स्नो ईटर, चिनूक पवन, कैटाबैटिक, सिमूम एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल, सिरोको सहारा मरुस्थल। विकल्प बी पर्वत समीर, कैटाबैटिक, चिनूक पवन, स्नो ईटर, सिमूम एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल, सिरोको सहारा मरुस्थल। विकल्प सी पर्वत समीर, स्नो ईटर, चिनूक पवन, सहारा मरुस्थल, सिमूम कैटाबैटिक, सिरोको एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल। विकल्प डी पर्वत समीर, एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल, चिनूक सहारा मरुस्थल, सिमूम स्नो ईटर, सिरोको एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल। सही उत्तर विकल्प बी। पृष्ठ संख्या 118। प्रश्न 26। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 एंजल प्रपात, सूची 2 वेनेजुएला, सूची 1 योसेमिटी प्रपात, सूची 2 कैलिफोर्निया, सूची 1 नियाग्रा प्रपात, सूची 2 दक्षिणी अफ्रीका, सूची 1 विक्टोरिया प्रपात, सूची 2 यूएसए और कनाडा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए एंजल प्रपात वेनेजुएला, योसेमिटी प्रपात कैलिफोर्निया, नियाग्रा प्रपात यूएसए और कनाडा, विक्टोरिया प्रपात दक्षिणी अफ्रीका। विकल्प बी
एंजल प्रपात कैलिफोर्निया, योसेमिटी प्रपात वेनेजुएला, नियाग्रा प्रपात दक्षिणी अफ्रीका, विक्टोरिया प्रपात यूएसए और कनाडा। विकल्प सी, एंजल प्रपात दक्षिणी अफ्रीका, योसेमिटी प्रपात यूएसए और कनाडा, नियाग्रा प्रपात कैलिफोर्निया, विक्टोरिया प्रपात वेनेजुएला। विकल्प डी, एंजल प्रपात यूएसए और कनाडा, योसेमिटी प्रपात दक्षिणी अफ्रीका, नियाग्रा प्रपात वेनेजुएला, विक्टोरिया प्रपात योसेमिटी प्रपात। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए। प्रश्न 27। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 बर्ड फूट डेल्टा, सूची 2 मैकेंजी, सूची 1 एस्चुएरिन डेल्टा, सूची 2 मिसिसिपी, सूची 1 ट्रिपल डेल्टा, सूची 2 महानदी डेल्टा, सूची 1 आर्क्वेट डेल्टा, सूची 2 नील डेल्टा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, बर्ड फूट डेल्टा मैकेंजी, एस्चुएरिन डेल्टा मिसिसिपी, ट्रिपल डेल्टा नील डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा महानदी डेल्टा। विकल्प बी, बर्ड फूट डेल्टा मिसिसिपी, एस्चुएरिन डेल्टा मैकेंजी, ट्रिपल डेल्टा महानदी डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा नील डेल्टा। विकल्प सी, बर्ड फूट डेल्टा महानदी डेल्टा, एस्चुएरिन डेल्टा नील डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा मैकेंजी, आर्क्वेट डेल्टा मिसिसिपी। विकल्प डी, बर्ड फूट डेल्टा नील डेल्टा, एस्चुएरिन डेल्टा महानदी डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा मिसिसिपी, आर्क्वेट डेल्टा मैकेंजी। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्राचीन बौद्ध स्तूप ब्रह्म सरोवर की पश्चिम दिशा में स्थित है। 2, माउंट लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। माउंट आसपास की जमीन स्तर से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर है। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर व्याख्या सहित। प्राचीन बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र में ललित कला विभाग के निकट स्थित है। ये प्राचीन बौद्ध स्तूप ब्रह्म सरोवर की पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। ये टीला लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और टीले की ऊंचाई आसपास के जमीनी स्तर से लगभग 4 मीटर है। प्रश्न 29। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, आराम कौसार नारनौल। 2, शेख तैयब की समाधि कैथल। 3, भाई की बाउली मेहम रोहतक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए, केवल 1 युग्म। बी, केवल 2 युग्म। सी, सभी तीनों युग्म। डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। आराम कौसार शाह कुली खान द्वारा निर्मित मकबरा उद्यान परिसर है जो कि हरियाणा के नारनौल में स्थित है। शेख तैयब का मकबरा हरियाणा के कैथल शहर में स्थित है। भाई की बावली हरियाणा के कैथल शहर में स्थित है। ये 3 मंजिला इमारत एक बावड़ी के आकार की है। प्रश्न 30। भूमिया या खेरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वह होम स्टेड या गांव का देवता है। 2, भूमिया की पूजा विवाह के समय की जाती है। 3, गाय या भैंस का पहला दूध हमेशा भूमिया को समर्पित किया जाता है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल 1 कथन सही है। बी, केवल 2 कथन सही हैं। सी, सभी तीनों कथन सही हैं। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए।
सूची 1 घेटी, सूची 2 दूध देने वाला पशु, सूची 1 लागर, सूची 2 बाहरी घर, सूची 1 बासन, सूची 2 गर्दन, सूची 1 नोहरा, सूची 2 मटकी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए घेटी दूध देने वाला पशु, लागर बाहरी घर, बासन गर्दन, नोहरा मटकी। विकल्प बी घेटी गर्दन, लागर दूध देने वाला पशु, बासन मटकी, नोहरा बाहरी घर। विकल्प सी घेटी मटकी, लागर दूध देने वाला पशु, बासन गर्दन, नोहरा बाहरी घर। विकल्प डी घेटी बाहरी घर, लागर गर्दन, बासन मटकी, नोहरा दूध देने वाला पशु। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हरियाणा में बेहतरीन और सबसे संरक्षित बाउली मेहम में है। 2. तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद के युद्धों के सिक्कों के सांचे रोहतक से अधिक पाए गए हैं। 3. मोर पर ललितासन में बैठे कार्तिकेय की मूर्ति की खोज खोकरा कोट से की गई है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प सी सभी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को यूनेस्को धरोहर सूची में प्रवेश के वर्ष के क्रम में पुराने से नए व्यवस्थित कीजिए। 1. कालबेलिया, 2. बौद्धिक मंत्रोच्चारण, 3. रामलीला, 4. कुंभ मेला, 5. नौरोज। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ए. 3, 1, 2, 5, 4। बी. 1, 3, 2, 5, 4। सी. 3, 4, 5, 2, 1। डी. 2, 1, 3, 4, 5। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए 3, 1, 2, 5, 4। उत्तर व्याख्या सहित। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन घोषित वर्ष 2008। कालबेलिया घोषित वर्ष 2010। लद्दाख का बौद्धिक जप घोषित वर्ष 2012। नवरोज घोषित वर्ष 2016। कुंभ मेला घोषित वर्ष 2017। प्रश्न 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1. राग विशिष्ट मनोदशा दिन के समय और मौसम से संबंधित है। प्रत्येक राग के लिए 6 महिला कंसर्ट होते हैं जिन्हें रागिनी कहा जाता है। 2. रागमाला पेंटिंग राग और रागिनी का चित्रमय विवरण है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 9 पोलोड्स के साथ आदित्य L1 अंतरिक्ष वेधशाला को सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2. VELC सूर्य के परिमंडल, उच्च रेजोल्यूशन और टाइम कैडेंस पर कोरोना की छवि लेगा। 3. आदित्य L1 ने प्लाज्मा पैरामीटर्स को मापने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट इमेजर, 3 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और 4 इन सीटू उपकरण को वहन किया है। पृष्ठ संख्या 119। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए केवल एक कथन सही है। उत्तर व्याख्या सहित। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं
जिनमें से 4 सूर्य के रिमोट सेंसिंग के लिए और 3 इन सीटू अवलोकन के लिए हैं। विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ VELC एक प्राथमिक पेलोड है जो सूर्य के परिमंडल, उच्च रेजोल्यूशन और टाइम कैडेंस पर कोरोना की छवि लेगा। प्रश्न 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. क्रेस्ट होसाकोटे। 2. सौर वैधशाला कोडाई कनाल। 3. रेडियो वैधशाला गौरी बिदानुर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों युग्म। प्रश्न 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तमारा। 2. अमरूत 2.0 सतह और भूजल निकायों का संरक्षण। 3. प्लैश बोट वाटर बॉडीज के तल के लिए विसारक वातक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। जल निकाय प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड मेसर्स बारीफ्लो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा को इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम का विकास और व्यवसायीकरण तमारा नामक परियोजना के लिए समर्थन दे रहा है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत मिशन 2.0 लॉन्च किया। स्मार्ट वीड हार्वेस्टर सिस्टम प्लैशबॉट ये प्रणाली जल निकायों से अवांछित पौधों को हटा देती है। इसमें पौधों को ढूंढने, हटाने, कुचलने और स्थानांतरित करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं। ये सुचारू रूप से काम करने के लिए स्मार्ट नेविगेशन का उपयोग करता है। प्रश्न 38। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. अद्विका चिकपी। 2. पंचामृत भारत का क्लाइमेट एक्शन प्लान। 3. मिशन लाइफ पारिस्थितिक कल्याण के साथ हार्मनी में जीवन शैली। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों युग्म। प्रश्न 39। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. भारत एग्री इंफ्रा फंड। 2. लोंगपी कुम्हारी छत्तीसगढ़। 3. सुलूर बांस बैम्बू विंड फ्लूट मणिपुर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए. केवल एक युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। कृषि अवसंरचना निधि के तहत भारत अभियान ये योजना ब्याज छूट और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करेगी। भारत के मणिपुर राज्य में हस्तनिर्मित ये मिट्टी की बर्तन शैली सदियों पुरानी एक समृद्ध ऐतिहासिक महत्व रखती है। लोंगपी ब्लैक पॉटरी अपने विशिष्ट काले रंग और अद्वितीय शिल्प कौशल तकनीकों के लिए जानी जाती है। छत्तीसगढ़ पवन बांसुरी छत्तीसगढ़ में बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा निर्मित सुलूर बांस पवन बांसुरी एक अद्वितीय संगीत रचना के रूप में सामने आती है। पारंपरिक बांसुरी एक विपरीत ये एक हाथ से घुमाकर धुन पैदा करता है। प्रश्न 40। श्रेयस अम्ब्रेला योजना के तहत मुफ्त कोचिंग योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये आर्थिक रूप से वंचित SC, OBC और अल्पसंख्यकों को अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करने के लिए है। 2. योजना के तहत परिवार की कुल आय की उच्चतम सीमा प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए है। 3. SC और OBC विद्यार्थियों का अनुपात 70-30 है और प्रत्येक श्रेणी में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। SC, OBC और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का अनुपात
50, 30, 20 के रूप में निर्धारित किया है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2 और 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी केवल 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। श्रेयस की समग्र योजना में केंद्रीय क्षेत्र की 4 उपयोजनाएं यथा अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप शामिल है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे सार्वजनिक निजी क्षेत्र में उचित नौकरियां प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने, साथ ही साथ प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें। योजना के तहत कुल पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। इसके तहत एससी, ओबीसी छात्रों का अनुपात 70-30 है और प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न 41। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य वित्तीय और सामाजिक सेवाओं को वहन योग्य मूल्य पर प्रदान करना है। 2. तकनीकी का निम्न लागत और विस्तृत पहुंच तक उपयोग करना। 3. कैंप मोड में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये और शून्य शुल्क में बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलना। 4. स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी केवल 2 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। बैंकिंग सुविधाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा, बीएसबीडी खाता खोलना, केवाईसी, ई केवाईसी में ढील, शिविर मोड में खाता खोलना, शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क, असुरक्षित को सुरक्षित करना, नकदी की निकासी और कारोबारी स्थल पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, जिसमें 2 लाख रुपए की मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज है। प्रश्न 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्रगुप्त की व्याघ्र शैली मुद्राओं से उसकी पश्चिमी विजय का पता लगता है। 2. अशोक युग के सिक्कों से उसकी शासन पद्धति का हमें ज्ञान होता है। 3. सातवाहन नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, जो उसके समुद्र विजय का प्रतीक है। 4. कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली के सिक्कों में अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी केवल 3 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। अशोक के शिलालेखों में मिली जानकारी में उनकी जीवन वृत्तांत, आंतरिक नीति, विदेश नीति, उनकी धार्मिक और नैतिक संभावनाएं, बौद्ध धर्म और उनके पशु और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल और पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यह स्तंभ अशोक द्वारा 6 शताब्दी पहले बनवाया गया एक अशोक स्तंभ था। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की स्तुति है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। प्रश्न 43। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 ए अबुल हसन अल हुजवीरी, सूची 2 मुनीस अल अखा, सूची 1 कुली खां, सूची 2 फवाइद अल फुआद, सूची 1 जहां आरा, सूची 2 कश्फ उल महजूब, सूची 1 अमीर हसन सिज्जी दहलवी, सूची 2 मुरक्का ए दहली। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए अबुल हसन अल हुजवीरी, फवाइद अल फुआद, कुली खां,
कश्फ उल महजूब, जहां आरा, मुरक्का ए दहली, अमीर हसन सिज्जी दहलवी, मुनीस अल अखा। विकल्प बी, अबुल हसन अल हुजवीरी, मुरक्का ए दहली, कुली खां, मुनीस अल अखा, जहां आरा, कश्फ उल महजूब, अमीर हसन सिज्जी दहलवी, फवाइद अल फुआद। विकल्प सी, अबुल हसन अल हुजवीरी, फवाइद अल फुआद, कुली खां, कश्फ उल महजूब, जहां आरा, मुनीस अल अखा, अमीर हसन सिज्जी दहलवी, मुरक्का ए दहली। विकल्प डी, अबुल हसन अल हुजवीरी, कश्फ उल महजूब, कुली खां, मुरक्का ए दहली, जहां आरा, मुनीस अल अखा, अमीर हसन सिज्जी दहलवी, फवाइद अल फुआद। विकल्प ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प डी। प्रश्न 44, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1, ए दिमुन, सूची 2 सिंध प्रदेश, सूची 1 मकन या मगन, सूची 2 मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह, सूची 1 मेलुहा, सूची 2 बहरीन द्वीप, सूची 1 उर, सूची 2 मकरान तट बलूचिस्तान। पृष्ठ संख्या 120। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, दिमुन, मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह, मकन या मगन, बहरीन द्वीप, मेलुहा, मकरान तट, उर, सिंध प्रदेश। विकल्प बी, दिमुन, मकरान तट, मकन या मगन, सिंध प्रदेश, मेलुहा, बहरीन द्वीप, उर, मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह। विकल्प सी, दिमुन, मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह, मकन या मगन, बहरीन द्वीप, मेलुहा, सिंध प्रदेश, उर, मकरान तट। विकल्प डी, दिमुन, बहरीन द्वीप, मकन या मगन, मकरान तट, मेलुहा, सिंध प्रदेश, उर, मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह। विकल्प ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प डी। प्रश्न 45, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 निषाद, सूची 2 करावर, सूची 1 चर्मकार, सूची 2 मेहतर, सूची 1 मछुआरों, सूची 2 कैवट, सूची 1 पुक्कुस या पॉलकुस, सूची 2 आखेटक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, निषाद, मेहतर, चर्मकार, कैवट, मछुआरों, आखेटक, पुक्कुस या पॉलकुस, करावर। विकल्प बी, निषाद, आखेटक, चर्मकार, करावर, मछुआरों, कैवट, पुक्कुस या पॉलकुस, मेहतर। विकल्प सी, निषाद, मेहतर, चर्मकार, कैवट, मछुआरों, करावर, पुक्कुस या पॉलकुस, आखेटक। विकल्प डी, निषाद, करावर, चर्मकार, आखेटक, मछुआरों, कैवट, पुक्कुस या पॉलकुस, मेहतर। विकल्प ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 46, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 जोगलथम्बी, सूची 2 नासिक महाराष्ट्र, सूची 1 देव बरनाक, सूची 2 बीजापुर कर्नाटक, सूची 1 देवराष्ट्र, सूची 2 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सूची 1 पट्टडकल, सूची 2 शाहबाद बिहार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, जोगलथम्बी, बीजापुर कर्नाटक, देव बरनाक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, देवराष्ट्र, शाहबाद बिहार, पट्टडकल, नासिक महाराष्ट्र। विकल्प बी, जोगलथम्बी, शाहबाद बिहार, देव बरनाक, नासिक महाराष्ट्र, देवराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पट्टडकल, बीजापुर कर्नाटक। विकल्प सी, जोगलथम्बी, बीजापुर कर्नाटक, देव बरनाक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, देवराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, पट्टडकल,
शाहाबाद बिहार। विकल्प डी जोगलथम्बी, नासिक महाराष्ट्र, देवबरनाग, शाहाबाद बिहार, देवराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पट्टडकल, बीजापुर कर्नाटक। विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प डी। प्रश्न 47। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। कथन 2, विरूपाक्ष मंदिर के सामने बना मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय के समय में हुआ था। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर व्याख्या सहित। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव या पंपापति, पंपा के पति या देवी भुवनेश्वरी को समर्पित ये मंदिर 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। प्रश्न 48। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, भक्ति संत शंकरदेव ने वैष्णव धर्म को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया। कथन 2, शंकरदेव की प्रमुख रचना कीर्तन घोष है। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। प्रश्न 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जात्य कहते हैं। 2, सातवाहनों का इतिहास विष्णु एवं भागवत पुराण में विशेष रूप से मिलता है। 3, पुराणों में सातवाहनों के 100 से अधिक राजाओं के नाम मिलते हैं। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। बी, केवल 2 कथन सही हैं। सी, सभी तीनों कथन सही हैं। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। उत्तर व्याख्या सहित। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य और आंध्र जात्य कहा गया है। सातवाहनों का इतिहास विशेषकर मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन वंश पर 30 राजाओं का शासन था। मत्स्य पुराण के अनुसार इन 30 राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। वायु पुराण के अनुसार सातवाहन वंश पर 300 वर्षों तक 17 राजाओं ने शासन किया था। प्रश्न 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। 2, मीरा के गुरु रैदास जुलाहा थे। 3, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम घर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। विकल्प 2, केवल 2 कथन सही हैं। विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, केवल एक कथन सही है। उत्तर व्याख्या सहित। कबीर ग्रंथावली राजस्थान के दादू पंथ से जुड़ी है और उनकी कई रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब में पाई जाती हैं। मीरा के गुरु रैदास जुलाहा थे, इस पर कुछ विवाद है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुसंख्यक मानते हैं कि उनका जन्म बनारस के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जोड़े बुनकर ने किया था। नामघरों को असम में वैष्णव संतों दामोदर देव, माधव देव और शंकर देव द्वारा असमिया लोगों के लिए पेश किया गया था, जहां वे नाम, भक्ति गीत और भगवान की भक्ति की संस्कृति और अभ्यास कर सकते थे। उन्होंने नागांव जिले के बोरदोवा में पहला नामघर स्थापित किया। प्रश्न 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विजयनगर स्थान का चयन विरूपाक्ष मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था। 2, पंपा देवी मंदिर के पास विजयनगर को बसाया गया था। 3, विजयनगर के सिक्कों पर श्री पंपाय नमः अभिलेख मिलता है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक कथन सही है।
बी केवल 2 कथन सही हैं, सी सभी तीनों कथन सही हैं, डी कोई भी कथन सही नहीं है, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर व्याख्या सहित भगवान शिव और उनकी पत्नी पंपा देवी को समर्पित ये यहाँ का एकमात्र मंदिर है जिसका उपयोग अभी भी पूजा के लिए किया जाता है। मंदिर के कुछ हिस्से विजयनगर साम्राज्य से पहले के हैं। प्रश्न 52 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. प्रतिहार नरेश भोज ग्वालियर अभिलेख। 2. सातवाहन नरेश पुलुमावी नासिक अभिलेख। 3. हूण राजा तोरामन एरन वराह अभिलेख। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी सभी तीनों युग्म, डी उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी सभी तीनों युग्म। प्रश्न 53 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत। 2. मकतूबात सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। 3. तजकिरा लिखे हुए पत्रों का संकलन। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी सभी तीनों युग्म, डी उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए केवल 1 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित मुल्फुजात एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या कहा गया है और सूफी संत के शिष्यों द्वारा ज्यादातर फारसी में लिखे गए ग्रंथों को संदर्भित करता है जिसमें सूफी संतों की बातचीत, गतिविधियों और शिक्षाओं को यथासंभव रखा जाता है। मकतूबात मकतूबत अल रब्बानी ये पुस्तक जिसमें अहमद सरहिंद के अपने शिष्यों, परिवार के सदस्यों और राज्य और प्रभाव वाले लोगों को लिखे पत्र शामिल हैं। मकतूबात मुगल शासकों और अन्य समकालीनों को अहमद सरहिंदी के पत्रों का संग्रह है। जीवनी या सूफी तजकिरा सूफी साहित्य की एक शैली है जो सूफी के जीवन का अध्ययन करती है और अपने विषय के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करती है। ये अक्सर अपने विषयों को धर्मपरायणता और आध्यात्मिक अधिकार के मानदंड के रूप में उनकी जीवन कहानियों को अलंकृत करने के लिए बिना आलोचना के सहायक तर्क प्रदान करता है। प्रश्न 54 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. दार उल अदल न्याय का स्थान। 2. बलाहार निम्न श्रेणी का कृषि मजदूर। 3. मलिकुत तुज्जार व्यापारियों का प्रधान। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पृष्ठ संख्या 121। ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी सभी तीनों युग्म, डी उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प सी। प्रश्न 55 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. अहिरवाल हरियाणा में 1857 में क्रांति के नेता राव तुलाराम। 2. फरीदाबाद हरियाणा में 1857 में क्रांति के नेता धानु सिंह। 3. हांसी हरियाणा में 1857 में क्रांति के नेता इमाम अली कलंदर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी सभी तीनों युग्म, डी उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित हरियाणा में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख नेता हैं अहिरवाल में राव तुलाराम, पलवल में गफूर अली और हरसुख राय, फरीदाबाद में धानु सिंह, बल्लभगढ़ में नाहर सिंह आदि। प्रश्न 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1676 में शिवाजी राजगढ़ में औपचारिक रूप से सम्राट बने। 2. कर्नाटक अभियान शिवाजी द्वारा अंतिम बड़ा अभियान था। 3. 1678 में शिवाजी ने कर्नाटक के विरुद्ध अभियान चलाया और कुतुब शाह को 1,00,000 हून की सब्सिडी भुगतान करने के लिए मजबूर किया। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही हैं, सी सभी तीनों कथन सही हैं, डी कोई भी कथन सही नहीं है, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए
केवल एक कथन सही है। प्रश्न 57। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. नू सिपिहर, अमीर खुसरो। 2. रियाज उल इंशा, महमूद गवान। 3. बुरहान ए मासिर, रफीउद्दीन शिराजी। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। नू सिपिहर अमीर खुसरो, रियाज उल इंशा, बहमनी वजीर, ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गवान के पत्रों का संग्रह है, जो या तो उनकी ओर से या उनके गुरु मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी सुल्तान की ओर से लिखे गए हैं। बुरहान ए मासिर सैयद अली, अंग्रेजी अनुवाद सर वसूली हैग। प्रश्न 58। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. बसावन, अकबर। 2. मीर सैयद अली, हुमायूं। 3. दसवंत, जहांगीर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। बसावन और दसवंत अकबर, मीर सैयद अली, हुमायूं और अकबर, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, जहांगीर। प्रश्न 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. रानी दुर्गावती, गोंडवाना। 2. चांद बीबी, अहमदनगर। 3. जोहरा, मोहम्मद शाह। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों युग्म। प्रश्न 60। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. आमिर दाद, विधिक अधिकारी जो जजों के निर्णय को निष्पादित करता था। 2. तुर्कन ए चहलगानी, 40 का समूह। 3. बारिदे मामलिक, सूचना और गुप्तचर विभाग प्रमुख। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों युग्म। प्रश्न 61। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. सूरदास, सुरसागर। 2. शंकरदेव, कीर्तन घोष। 3. संत तुकाराम, अभंग। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों युग्म। प्रश्न 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने छंद मुख्य रूप से हिंदी ब्रज भाषा में रचे हैं। 2. नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। 3. आनंद मठ में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम अंतर्विष्ट है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है, बी. केवल 2 कथन सही हैं, सी. सभी तीनों कथन सही हैं, डी. कोई भी कथन सही नहीं है, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी. सभी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जेम्स मिल भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति अति आलोचनात्मक थे। 2. 1835 में विलियम बेंटिंग ने घोषणा की कि फारसी को दरबार की भाषा के रूप में हटाया जाए एवं उसका स्थान अंग्रेजी को दिया गया। 3. कलकत्ता, बंबई और दिल्ली के विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड्स डिस्पैच के कारण हुई। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है, बी. केवल 2 कथन सही हैं, सी. सभी तीनों कथन सही हैं, डी. कोई भी कथन सही नहीं है, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर व्याख्या सहित। जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिशों का प्रयास उन्हें खुश करने और उनके दिल में जगह बनाने के लिए ये सिखाना नहीं होना चाहिए कि मूल निवासी क्या चाहते हैं या वे किस चीज का सम्मान करते हैं।
शिक्षा का उद्देश्य वो सिखाना होना चाहिए जो उपयोगी और व्यावहारिक हो। वुड के प्रेषण के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कई उपाय किए गए। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, साथ ही 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय जैसे नए संस्थान स्थापित किए गए। 1835 में भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी भाषा को अंग्रेजी से बदल दिया गया। मुगल प्रशासन के तहत फारसी भाषा अदालत की आधिकारिक भाषा थी। प्रश्न 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय राष्ट्रीय सेना में गांधी, आजाद और सुभाष के नाम से फाइटिंग ब्रिगेड थे। 2. भारतीय राष्ट्रीय सेना के स्लोगन जय हिंद और दिल्ली चलो थे। 3. रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं थे। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर व्याख्या सहित। आजाद हिंद फौज का नारा था एकता, विश्वास और बलिदान। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। INA ब्रिगेड व रेजिमेंटों का नाम गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। महिला रेजिमेंट का नाम लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी रखा गया। रास बिहारी बोस गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का भी नेतृत्व किया, जिसका गठन 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। वो 1912 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की दिल्ली लाहौर साजिश के भी प्रमुख सूत्रधार थे। प्रश्न 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल अहस्तांतरणीय मत से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है। 2. उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद के मत का मान गोवा के सांसद के मत के मान से अधिक होता है। 3. राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता नोटा के प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकता है। 4. दल बदल विरोध कानून के प्रावधान राष्ट्रपति के चुनाव में लागू नहीं होते हैं। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 3 और 4। डी. केवल 1, 2 और 4। ई. अनुत्तरित प्रश्न। पृष्ठ संख्या 122। सही उत्तर सी. केवल 3 और 4। उत्तर सहित व्याख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी सांसद के वोट का मूल्य सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। प्रश्न 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. याचिका मैनमस लोक प्राधिकारियों और किसी निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। 2. मैनमस संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है। 3. राज्य के गवर्नर के विरुद्ध मैनमस जारी नहीं किया जा सकता है। 4. मैनमस अवैध रूप से एकत्र किए गए कर को वापस करने के लिए राज्य के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1 कथन। बी. केवल 2 कथन। सी. केवल 3 कथन। डी. सभी 4 कथन। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी. केवल 2 कथन। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब अदालत को पता चलता है कि कोई विशेष अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य को निभाने की अनदेखी कर रहा है और इस तरह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। प्रश्न 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाने के लिए संसद सामान्य बहुमत के साथ संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। 2. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद को विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। 3. संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए संसद को आधे राज्यों की
विधायिकाओं की सहमति के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न 68। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. भार और माप के मानकों की स्थापना, संघ सूची। 2. गोद लेना और उत्तराधिकार, राज्य सूची। 3. बेटिंग और गैमलिंग, समवर्ती सूची। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? ए. केवल एक युग्म। बी. केवल 2 युग्म। सी. सभी तीनों युग्म। डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए, केवल एक युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। वजन और माप के मानकों की स्थापना संघ सूची प्रविष्टि 50 में शामिल है। हालांकि वजन और माप के संबंध में कानूनों का प्रवर्तन समवर्ती सूची प्रविष्टि 33A में उल्लिखित है। गोद लेना और उत्तराधिकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सट्टेबाजी और जुआ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 34 और 62 के अंतर्गत आते हैं, जो राज्यों द्वारा उनके विनियमन का प्रावधान करता है। अतः ये राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अवशिष्ट विषय वह विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं है। 2. अनुच्छेद 248 के अनुसार संघीय संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकते हैं। 3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवशिष्ट विषय का एक उदाहरण है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर व्याख्या सहित। जो विषय संविधान की 7वीं सूची में उल्लिखित किसी भी सूची में मौजूद नहीं है, उन्हें अवशिष्ट विषय के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। ऐसे विषयों में शामिल है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स आदि। ये विषय संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आए। अनुच्छेद 248। 1. संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है। 2. ऐसी शक्ति में किसी भी सूची में उल्लिखित न किए गए कर को लागू करने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी। प्रश्न 70। भारतीय संविधान के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1। ए. अनुच्छेद 263। सूची 2 वित्त आयोग। सूची 1 अनुच्छेद 226। सूची 2 उच्च न्यायालय। सूची 1 अनुच्छेद 39। सूची 2 अंतर्राज्यिक परिषद। सूची 1 अनुच्छेद 280। सूची 2 केंद्र शासित प्रदेश। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यिक परिषद, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। विकल्प बी अनुच्छेद 263 वित्त आयोग, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 239 अंतर्राज्यिक परिषद, अनुच्छेद 280 केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प सी अनुच्छेद 263 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 वित्त आयोग, अनुच्छेद 239 अंतर्राज्यिक परिषद, अनुच्छेद 280 केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प डी अनुच्छेद 263 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 239 अंतर्राज्यिक परिषद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न 71। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। सूची 2 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। सूची 1 भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। सूची 2
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सूची 1 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। सूची 2 दल बदल विरोधी कानून। सूची 1 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। सूची 2 भूमि सुधार कानून। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। विकल्प बी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। विकल्प सी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। विकल्प डी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची भूमि सुधार कानून। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प सी। प्रश्न 72 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 ऑपरेशन गंगा। सूची 2 यूक्रेन निकासी मिशन। सूची 1 ऑपरेशन कैक्टस। सूची 2 नेपाल में राहत और बचाव कार्य। सूची 1 ऑपरेशन मैत्री। सूची 2 मालदीव व तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना। सूची 1 ऑपरेशन कावेरी। सूची 2 सूडान निकासी मिशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ऑपरेशन गंगा यूक्रेन निकासी मिशन। ऑपरेशन कैक्टस नेपाल में राहत और बचाव कार्य। ऑपरेशन मैत्री मालदीव व तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना। ऑपरेशन कावेरी सूडान निकासी मिशन। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन निकासी मिशन। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में राहत और बचाव कार्य। ऑपरेशन कावेरी सूडान निकासी मिशन। विकल्प सी ऑपरेशन गंगा नेपाल में राहत और बचाव कार्य। ऑपरेशन कैक्टस यूक्रेन निकासी मिशन। ऑपरेशन मैत्री सूडान निकासी मिशन। ऑपरेशन कावेरी मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना। विकल्प डी ऑपरेशन गंगा सूडान निकासी मिशन। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में राहत और बचाव कार्य। ऑपरेशन कावेरी यूक्रेन निकासी मिशन। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जनहित याचिका जनहित के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विधिक कार्य है। 2 पीआईएल लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को प्रतिबलित करता है। 3 नागरिक और संगठन दोनों पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। 4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय पीआईएल सुन सकते हैं। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी केवल 1, 3 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अनुसार जनहित याचिका में लोकस स्टैंडी का सिद्धांत व्यक्तिगत स्थिति के मामलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय में स्पष्ट किया कि रिट याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता को उस विशेष मामले में अपना अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। प्रश्न 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रीवी पर्स उस विशिष्ट राशि को उल्लिखित करता है जो उन भूतपूर्व रियासतों के शासकों को वार्षिक रूप से देय होता था
जो अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते थे। 2. 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रीवी पर्स का भुगतान संवैधानिक बाध्यता थी। 3. प्रीवी पर्स की समाप्ति इस आधार पर उचित थी कि यह संविधान में प्रतिष्ठापित समतावाद के सिद्धांत के विरुद्ध था। पृष्ठ संख्या 123। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल एक कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी, केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर व्याख्या सहित। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्व प्रीवी पर्स का भुगतान अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के तहत किया जाता था। प्रश्न 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद राज्य सूची में शामिल मुद्दों पर कानून बना सकती है यदि 2 या अधिक राज्य विधायिकाएं इस कानून को अधिनियमित करने हेतु संसद को अनुरोध करके प्रस्ताव पारित करती हैं। 2. अधिनियमित कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है या नहीं। 3. इस प्रकार के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरसित किया जा सकता है। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1 कथन सही है। बी. केवल 2 कथन सही हैं। सी. सभी तीनों कथन सही हैं। डी. कोई भी कथन सही नहीं है। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी, केवल 2 कथन सही हैं। कथन 1 और 3 सही, जबकि कथन 2 गलत है। अधिनियमित कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। प्रश्न 76। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 26वां संवैधानिक संशोधन। सूची 2 EWS के लिए आरक्षण। सूची 1 52वां संवैधानिक संशोधन। सूची 2 शिक्षा का मौलिक अधिकार। सूची 1 86वां संवैधानिक संशोधन। सूची 2 प्रीवी पर्स का समापन। सूची 1 103वां संवैधानिक संशोधन। सूची 2 दल बदल विरोधी कानून। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 26वां संवैधानिक संशोधन, प्रीवी पर्स का समापन। 52वां संवैधानिक संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। 86वां संवैधानिक संशोधन, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 103वां संवैधानिक संशोधन, EWS के लिए आरक्षण। विकल्प बी 26वां संवैधानिक संशोधन, EWS की आरक्षण। 52वां संवैधानिक संशोधन, प्रीवी पर्स का समापन। 86वां संवैधानिक संशोधन, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 103वां संवैधानिक संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। विकल्प सी 26वां संवैधानिक संशोधन, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 52वां संवैधानिक संशोधन, EWS के लिए आरक्षण। 86वां संवैधानिक संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। 103वां संवैधानिक संशोधन, प्रीवी पर्स का समापन। विकल्प डी 26वां संवैधानिक संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। 52वां संवैधानिक संशोधन, प्रीवी पर्स का समापन। 86वां संवैधानिक संशोधन, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 103वां संवैधानिक संशोधन, EWS के लिए आरक्षण। विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए। प्रश्न 77। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. भारत की संचित निधि से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है। 2. भारत की आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वित्त विभाग के सचिव द्वारा नियोजित। 3. भारत का लोक खाता, इस खाते से राशि निकालने के लिए एग्जीक्यूटिव को संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल 1 युग्म। बी. केवल 2 युग्म। सी. सभी तीनों युग्म। डी. उपर्युक्त में से कोई युग्म नहीं। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर विकल्प ए, केवल 1 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। संविधान के अनुच्छेद 267 धारा 1 के अंतर्गत भारत की संचित निधि का प्रावधान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद की मंजूरी के बिना इस फंड से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। भारत की आकस्मिकता निधि आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्ययों के लिए मौजूद है। इस फंड का प्रबंधन भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा किया जाता है।
भारत का सार्वजनिक खाता से सामान्यतः भुगतानों के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि जहां राशि संसद की मंजूरी के साथ समेकित निधि से निकाली जाती है और विशिष्ट वस्तुओं पर व्यय के लिए सार्वजनिक खाते में रखी जाती है। प्रश्न 78। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, संविधान का अनुच्छेद 36। 2. सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, संविधान का अनुच्छेद 43B। 3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, संविधान का अनुच्छेद 43A। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39A। सहकारी समिति को प्रोत्साहन, 43B। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 43A। अनुच्छेद 36 ये परिभाषित करता है कि निदेशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य क्या है। प्रश्न 79। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 39A। 2. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, संविधान का अनुच्छेद 39E। 3. काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 41। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। इसे अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण सुरक्षित कराने, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराने, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करेगा। प्रश्न 80। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. कमजोर वर्गों का शैक्षिक एवं आर्थिक हित, संविधान का अनुच्छेद 45। 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हित, संविधान का अनुच्छेद 46। 3. कृषि एवं पशुपालन संगठन, संविधान का अनुच्छेद 47। उपर्युक्त युग्मों में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए. केवल एक युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक बच्चे को 6 वर्ष की उम्र तक उचित प्रारंभिक बाल देखभाल, सहायता और साथ ही शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य धार्मिक रूप से अपनी शक्ति का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए करेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हैं। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य नागरिकों की जीवन शैली, विशेषकर उनके पोषण स्तर और उनके जीवन स्तर पर ध्यान देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाना सुनिश्चित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्रश्न 81। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. भारत के उपराष्ट्रपति, संविधान का अनुच्छेद 62। 2. उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान का अनुच्छेद 65। 3. राष्ट्रपति का पदभार काल, संविधान का अनुच्छेद 59। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी. कोई भी युग्म नहीं। उत्तर व्याख्या सहित।
अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का या कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्य का निर्वहन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल तक पद पर बने रह सकते हैं। प्रश्न 82 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 138 है। 2. सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 ए। 3. सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 ए। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी. कोई भी युग्म नहीं। उत्तर व्याख्या सहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून द्वारा संघ सूची के किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 39 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करना। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। प्रश्न 83 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. डेंगू मच्छर के कारण होता है और खून के माध्यम से फैलता है। 2. टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है और पानी के माध्यम से फैलता है। 3. दाद कवक के कारण होता है और कीड़ों से फैलता है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी तीनों युग्म, डी. उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं, ई. अनुत्तरित प्रश्न। पृष्ठ संख्या 124 सही उत्तर ए. केवल एक युग्म। उत्तर व्याख्या सहित डेंगू वायरस संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। टाइफाइड एक जानलेवा संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह आमतौर पर दूषित भोजन या पानी से फैलता है। दाद या कवक जिसे डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है त्वचा का एक फंगल संक्रमण है। यह इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न 84 मधुमेह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये अग्नाशय द्वारा इंसुलिन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। 2. खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। 3. रोगी को बार बार पेशाब आता है, वजन कम हो जाता है और सुस्ती आती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? ए. केवल एक कथन सही है, बी. केवल 2 कथन सही हैं, सी. सभी तीनों कथन सही हैं, डी. कोई भी कथन सही नहीं है, ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी. केवल 2 कथन सही हैं। प्रश्न 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 रक्त धमनियों की दीवारें मोटी और कठोर होती हैं। 2. धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को उच्च दाब में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई. अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। प्रश्न 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हाइड्रोजन को भविष्य के लिए स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में माना जाता है। 2. हाइड्रोजन यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी.
कथन ए गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न 87। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. ओटाई गिनिंग, बीजों से कॉटन फाइबर को अलग करना। 2. बुनाई, फाइबर से यार्न बनाना। 3. पॉलिस्टर, आग लगने पर पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए, केवल 1 युग्म। बी, केवल 2 युग्म। सी, सभी तीनों युग्म। डी, उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। गिनिंग, कपास के बीजों से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया। कताई, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया। पॉलिस्टर कपड़ा सिंथेटिक कपड़े के बीच सबसे अच्छा गर्मी प्रतिरोधी कपड़ा है। इसमें थर्मोप्लास्टिक गुण होते हैं और इसे लंबे समय तक चलने वाले प्लीट्स के साथ प्लीटेड स्कर्ट में बनाया जा सकता है। प्रश्न 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चींटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलियन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जा सकता है। कथन 2, कैलेमाइन विलियन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न 89। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. समतल दर्पण, वस्तु बिंब की तरह समान आकार का प्रतिबिंब। 2. अवतल दर्पण, वाहन में रियर व्यू पश्च दृश्य दर्पण। 3. उत्तल दर्पण, दंत विशेषज्ञ। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए, केवल 1 युग्म। बी, केवल 2 युग्म। सी, सभी तीनों युग्म। डी, उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, केवल 1 युग्म। उत्तर व्याख्या सहित। समतल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का और सीधा होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग आमतौर पर वाहनों में रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वस्तु को फोकस के भीतर रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधी और बढ़ी हुई छवि बनाता है। प्रश्न 90। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. कैल्शियम ऑक्साइड, सीमेंट का निर्माण। 2. बुझा हुआ चूना, साबुन बनाना। 3. प्लास्टर ऑफ पेरिस, खिलौने बनाना। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए, केवल 1 युग्म। बी, केवल 2 युग्म। सी, सभी तीनों युग्म। डी, उपर्युक्त में से कोई भी युग्म नहीं। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 युग्म। प्रश्न 91। 3 अलग अलग परख नलियों में प्याज के रस की कुछ बूंदें पतला वेनिला एसेंस और लौंग के तेल को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NaOH मिलाने पर प्याज की विशिष्ट गंध गायब हो जाती है, हालांकि ये HCl के साथ बनी रहती है। 2. HCl मिलाने पर वेनिला की विशिष्ट गंध खत्म हो जाती है, जबकि ये NaOH के साथ बनी रहती है। 3. लौंग के तेल में NaOH मिलाने पर इसकी विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल 1 कथन सही है। बी, केवल 2 कथन सही हैं। सी, सभी तीनों कथन सही हैं। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 कथन सही हैं। प्रश्न 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जल वर्षा जल का pH 6 से 7 के बीच होता है और इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 2. मुंह का pH 7 से अधिक होने पर दांतों के इनेमल का क्षरण होने लगता है। 3. अम्लीय परिस्थितियों में किसान मिट्टी को कैल्शियम ऑक्साइड से उपचारित करते हैं।
दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक कथन सही है। बी, केवल 2 कथन सही हैं। सी, सभी तीनों कथन सही हैं। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, केवल एक कथन सही है। उत्तर व्याख्या सहित। सामान्य स्वच्छ बारिश का पीएच मान 5.0 और 5.55 के बीच होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है। हालांकि जब बारिश बिजली संयंत्रों और ऑटोमोबाइल से उत्पादित सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलती है, तो बारिश अधिक अम्लीय हो जाती है। विशिष्ट अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.0 होता है। यदि मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो इनेमल क्षरण होने लगता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तीनों क्षारीय या क्षारीय प्रकृति के हैं और इनका उपयोग किसान अपने खेतों में तब करते हैं जब उन्हें मिट्टी अम्लीय प्रकृति की लगती है। प्रश्न 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। 2. CaOH2 क्षार का उदाहरण नहीं है। 3. किसी क्षारक का जल में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। पृष्ठ संख्या 125। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक कथन सही है। बी, केवल 2 कथन सही हैं। सी, सभी तीनों कथन सही हैं। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर व्याख्या सहित। NaOH, KOH, CaOH2 पानी में घुलनशील है, इसलिए इन्हें क्षार श्रेणी में शामिल किया जाता है। प्रश्न 94। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. मधुमक्खी के डंक से छोड़ा गया अम्ल HCl। 2. शुक्र का वायुमंडल H2SO4। 3. एंटासिड मेथेनाइक अम्ल। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? ए, केवल एक युग्म सही है। बी, केवल 2 युग्म सही हैं। सी, सभी तीनों युग्म सही हैं। डी, कोई भी युग्म सही नहीं है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, केवल एक युग्म सही है। उत्तर व्याख्या सहित। मधुमक्खी के डंक में जो एसिड मौजूद होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। शुक्र का वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। ये अत्यंत सघन है। फॉर्मिक एसिड व्यवस्थित रूप से मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। सबसे सरल कार्बोक्लेजिक एसिड है। प्रश्न 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अत्यावश्यक और खतरनाक स्थिति में अग्नि को स्पर्श करने पर हम अनायास अपना हाथ खींच लेते हैं। ये त्वरित प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र की निम्नलिखित में से किस संरचना के कारण होती है? 1. मेरुरज्जु। 2. प्रेरक तंत्रिका कोशिका। 3. मस्तिष्क। 4. संवेदी तंत्रिका कोशिका। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, 1, 2, 3 और 4। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 1, 2 और 4। डी, केवल 2, 3 और 4। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर सी, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एड्रेनलिन द्वारा प्रभावित होता है? 1. दिल की धड़कन को तेज करता है। 2. मांसपेशियों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति। 3. पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति में वृद्धि। 4. श्वसन दर में कमी। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, 1, 2, 3 और 4। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 1, 2 और 3। डी, केवल 1। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी, केवल 1 और 2। प्रश्न 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवायवीय विघटन एनारोबिक ब्रेकडाउन के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? 1. इथेनॉल। 2. लैक्टिक अम्ल। 3. कार्बन डाइऑक्साइड। 4. एटीपी। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए, 1, 2, 3 और 4। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 1, 2 और 3। डी, केवल 2 और 3। ई, अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ
प्रारंभिक निस्यंद फिल्ट्रेट से चयन करके पुनः अवशोषित किए जाते हैं? 1 ग्लूकोज, 2 अमीनो अम्ल, 3 लवण, 4 जल। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 4, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादप की वृद्धि में मदद करता है? 1 ऑक्सिन, 2 जिब्रेलिन, 3 साइटोकाइनिन, 4 एब्सिसिक अम्ल। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर बी केवल 1, 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। जिब्रेलिन पौधे के विकास नियामक हैं जो कोशिका वृद्धि को सुविधाजनक बनाते हैं, पौधों को लंबे होने में मदद करते हैं। वे अंकुरण, तने को लंबा करने, फल पकने और फूल आने में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। साइटोकिनिन पौधे के विकास नियामकों का एक समूह है जो मुख्य रूप से पौधों की जड़ों, प्ररोह प्रणाली में कोशिका विभाजन करने में शामिल होता है। एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है। एबीए कई पौधों की विकास प्रक्रियाओं में कार्य करता है, जिसमें बीज और कली की सुप्तता, अंग के आकार का नियंत्रण और रंध्र बंद होना शामिल है। प्रश्न 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। छोटी आंत की लंबाई विभिन्न जानवरों में उनकी भोजन की क्षमता के आधार पर भिन्न होती है। 2। शाकाहारियों को सेल्यूलोज के पाचन हेतु लंबी, छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए दोनों कथन सही हैं, बी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, डी दोनों कथन गलत है, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही उत्तर ए दोनों कथन सही हैं। पृष्ठ संख्या 126। पृष्ठ 126 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 127। पृष्ठ संख्या 127 पर दिए गए प्रश्नों की उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 128। पृष्ठ संख्या 128 पर भी उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 129। पृष्ठ संख्या 129 पर भी उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 130। पृष्ठ संख्या 130 पर उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 131।